हाँ जी। नमस्कार साथियों। कोचिंग वाला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। अपन लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी से संबंधित चर्चा कर रहे हैं। ठीक है। आज दिन तक की सीरीज में आपको भौतिक भूगोल के 4 टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं अपन। पांचवा टॉपिक है अपने सेल एवं प्रकार उनकी विशेषताएं। ठीक है। आपकी तैयारी निरंतर अच्छी चल रही होगी, रिवीजन बहुत अच्छा चल रहा होगा। ठीक है। इसमें हमारी एनसीईआरटी की जो सीरीज है वो आपके बहुत ही उपयोगी होगी। इसको भी निरंतर देखते रहिए, अधिक से अधिक लाइक और शेयर करते रहिए। ठीक है। तो देखते हैं अपन अपना सीरीज का अगला टॉपिक, सेल, उनके प्रकार एवं विशेषताएं। आपने सिलेबस का टॉपिक उठा के देखा होगा, तो इसमें दे रखी है सेल। ठीक है। आपकी चौथी यूनिट, सॉरी 5वीं यूनिट है भौतिक भूगोल की, उसमें दे रखा है चट्टान एवं सेल। जबकि सिलेबस की टॉपिक में केवल सेल दे रखी है। एक तरीके से देखा जाए तो सेल को ही चट्टान कहते हैं, रॉक्स कहते हैं। ठीक है। सेल की जब डेफिनेशन देखते हैं एनसीईआरटी में, तो कि भूप्रपट्टी का जो निर्माण, भू परपट्टी, भूप्रपट्टी का निर्माण करने वाले जितने भी पदार्थ है, खनिज पदार्थ या खनिजों का मिश्रण है, वही क्या कहलाते हैं? सेल कहलाते हैं। यानी कि वही चट्टान है। भूप्रपट्टी का निर्माण एक चट्टानों से हुआ है, विभिन्न प्रकार की, और उन चट्टानों के अंदर क्या है? तो खनिजों का मिश्रण है। क्या चीज है? खनिजों का मिश्रण। खनिजों का मिश्रण है। और ज्ञात, अभी तक वैज्ञानिकों ने ज्ञात सूत्रों के अनुसार पृथ्वी की धरातल पर 2000 से अधिक खनिज है। कितने खनिज है? 2000 से अधिक खनिज है। ठीक है। लेकिन इनमें से 24 प्रकार के जो खनिज है वो मुख्य माने जाते हैं। उनको चट्टान निर्माता खनिज बोलते हैं। कौन से बोलते हैं? चट्टान निर्माता खनिज। तो अपन ने देखा सेल क्या है कि भूप्रपट्टी की निर्माण करने वाली जो धरातल की चट्टान है उनको क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। वो क्या चीज है? वो खनिजों का मिश्रण है, विभिन्न प्रकार के खनिजों का मिश्रण। और ज्ञात सूत्रों के अनुसार अभी तक 2000 खनिज ज्ञात किए जा चुके हैं। ठीक है। उसके अंदर से 24 मोस्ट जो है, अमूमन पूरे धरातल पर अधिक संख्या में या अधिक अनुपात में उनकी संगठन देखने को मिलता है, वो 24 प्रकार के खनिज है। और उन 24 प्रकार के खनिजों को चट्टान निर्माता खनिज माने जाते हैं या कहा जाता है। ठीक है। और जितनी भी चट्टानें हैं उनके अंदर मोस्टली 2 प्रकार के खनिज है, वो सभी प्रकार की चट्टानों में विद्यमान है या पाया जाता है। वो है फेल्ड्सपार और क्वार्ट्जाइट। तो खनिजों के बारे में नॉर्मल जानकारी देखी कि भाई सेल भूप्रपट्टी के निर्माण करने वाले खनिज। ठीक है। और सभी प्रकार की जो चट्टानें हैं उसमें जो फेल्ड्सपार है और क्वार्ट्जाइट है, ये प्रकार के मूलतः सभी प्रकार के चट्टानों में विद्यमान रहते हैं। इसका मतलब इनको कौन से कौन से खनिज बोलते हैं? मौलिक खनिज। मौलिक खनिज। तो ध्यान रहे, भूप्रपट्टी में जो जितनी भी चट्टानें हैं उनका निर्माण करने में अधिकांशतः कितने प्रकार के खनिज है? 24 प्रकार के खनिज। और 24 प्रकार के खनिज है उनको चट्टान निर्माता खनिज बोलते हैं। जबकि सभी प्रकार की चट्टानों में अधिक संख्या में या अधिक मात्रा में सभी प्रकार की चट्टानों में पाए जाने वाले खनिज है, वो दो है, जो फेल्ड्सपार है और क्वार्ट्जाइट है। और क्वार्ट्जाइट और इनको मौलिक खनिज कहा जाता है। तो ये चीज ध्यान रखना आप। अपन देखते हैं एक टर्मिनोलॉजी, देखते हैं पेट्रोलॉजी। एनसीईआरटी में दे रखा है पेट्रोलॉजी। ठीक है। एक शब्द दे रखा है और एग्जाम में भी पूछा गया है। इस एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि पेट्रोलॉजी का संबंध किससे है या पेट्रोलॉजी के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है। तो ये पेट्रोलॉजी शब्द है, ये लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है?
लैटिन भाषा का। ये भी पूछा जा सकता है कि पेट्रोलॉजी शब्द किस भाषा का है या किस भाषा से संबंधित है, तो वो लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा के दो शब्द लिए, पेट्रो प्लस लॉजी। पेट्रो का अर्थ होता है शेल अथवा चट्टान, ठीक है, और लॉजी का अर्थ होता है अध्ययन। ऐसा विज्ञान जिसके अंदर सेलों का अध्ययन किया जाता है या उनकी संरचना का अध्ययन किया जाता है, तो उसको कौन सा विज्ञान बोलते हैं? पेट्रोलॉजी विज्ञान बोलते हैं, ठीक है। लॉजी का अर्थ होता है अध्ययन या विज्ञान, ठीक है। और इसके अंदर किस चीज का अध्ययन किया जाता है? तो इसके अंदर जो सेल होती है उनका स्वरूप, उनका स्वरूप कैसा है, उनकी संरचना कैसी है, उनका गठन कैसे हुआ है, प्राप्ति के स्रोत क्या है, ठीक है, प्राप्ति का स्थान क्या है, उसमें परिवर्तन किस दर से होता है या किस टेम्परेचर को किस दाब में होता है, या किसी अन्य सेलों के साथ उनका संबंध कैसा है, यानी कि वो किस अनुपात में किसी अन्य खनिज के साथ या किसी अन्य संगठन के साथ, अन्य सेल के साथ मिले तो उनके भौतिक गुण में और उनके रासायनिक गुण में परिवर्तन हो जाए। इन सारी चीज़ों का अध्ययन करने वाला कौन सा विज्ञान? पेट्रोलॉजी विज्ञान। यानी कि उसका स्वरूप, आकार, रंग, रूप क्या है, वो किस संरचना में संगठित है, उनका गठन कैसे हुआ है, स्रोत मुख्यतः किस प्रकार के अयस्कों से उनका जो निर्माण हुआ है, ठीक है, और प्राप्ति स्थान यानी कि गहराई के साथ अधिक गहराई के अंदर पाया जाता है या धरातल के ऊपर पाया जाता है, तो वो भी उसी को भी इसमें ही अध्ययन किया जाता है। और परिवर्तन, ताप, दाब और आयतन के अंदर परिवर्तन होता है, तो परिवर्तन के कारण उनके भौतिक और रासायनिक गुणों में किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं, वो भी अध्ययन पेट्रोलॉजी में किया जाता है। और अन्य सेलों के साथ रिलेशन, तो एक शब्द दे रखा क्वेश्चन पेट्रोलॉजी, आपकी एनसीईआरटी में आपसे पूछा जा सकता है किससे संबंधित है, तो सेलों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान है। किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है। एक आपने एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें दे रखा होगा, एक कोष्टक दे रखा है और उसमें दे रखा है जो खनिज है, ठीक है, खनिज के प्रकार, ठीक है। तो खनिज अपन पढ़ेंगे, प्रकार है जिसमें धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। धात्विक जो धातु रूप में है, जो कि विद्युत के जो चालक होते हैं, उसको धात्विक खनिज कहते हैं। इनको भी अलग अलग भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। कुछ बहुमूल्य प्रकार के खनिज है धात्विक, कुछ लौह प्रकार के हैं जिसके अंदर लोहांश की मात्रा होती है, और कुछ में लोहांश की मात्रा अनुपस्थित होती है, उसको अलोह प्रकार के धात्विक खनिज कहते हैं। तो खनिजों के प्रकार, जिसमें धात्विक खनिज जिसमें धातु रूप देखने को मिलता है, अधात्विक जो कि धातु की अनुपस्थिति रहती है, ठीक है। बहुमूल्य के अंदर आपने पढ़ा ही होगा सोना, चांदी, प्लेटिनम, तो ये बहुमूल्य प्रकार के खनिज है और किस रूप के हैं? धात्विक प्रकार के, ठीक है। जबकि लौह के अंदर लोहा स्वयं है, ठीक है, या फिर स्टील निर्माण के लिए जितने भी, जैसे निकिल है, ठीक है, टंगस्टन है, ये लौह प्रकार के खनिज है। अलोह प्रकार के अंदर जिंक है, तांबा है, चांदी है, ठीक है, तो ये अलोह प्रकार के, एल्यूमिनियम है, ये अलोह प्रकार के खनिज है। अधात्विक अंदर सल्फर है, नाइट्रेट है, या जितनी भी प्रकार की गैसें हैं, पत्थर है, ठीक है ना, स्टोन, ये सब अधात्विक खनिजों में आते हैं, ठीक है। अपन देखेंगे अभी जब आगे चट्टानों के प्रकार पढ़ेंगे, आग्नेय चट्टान, तो आग्नेय चट्टान मूलतः धात्विक खनिजों के स्रोत है, जबकि अधात्विक खनिज है वो अवसादी चट्टानों में देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है? अवसादी चट्टानों में, ठीक है। एक चीज है एनसीईआरटी में दे रखा है सीमेंट। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि सीमेंट क्या है, तो ये खनिजों का क्या है? मिश्रण है। और किस प्रकार के खनिजों का मिश्रण है? तो ये ध्यान रखना, अधात्विक खनिजों का मिश्रण है। सीमेंट क्या है? तो अधात्विक खनिजों का मिश्रण है। एक बार
साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, साइंस के अंदर ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है, सीमेंट का जो संगठन है, तो सीमेंट के संगठन के बारे में पूछा गया था। तो ध्यान रखें, इसके अंदर कैल्शियम ऑक्साइड होता है और जिप्सम होता है। कैल्शियम ऑक्साइड और जिप्सम की मात्रा अधिक होती है। और ये भी ध्यान रखें, इस आंशिक मात्रा के अंदर लौह तत्व और एल्यूमिनियम के तत्व भी मौजूद होते हैं। ठीक है, लौह और एल्यूमिनियम के तत्व, ठीक है, ये धात्विक रूप में, लेकिन इनका अंश है वो बहुत ही कम मात्रा में होता है। जबकि कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम और जिप्सम, इनका जो संरचना, उनके संगठन का अनुपात है वो बहुत ही अधिक मात्रा में। ठीक है, लेकिन अपने चीज खनिज के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है। तो सीमेंट क्या है, तो ये अधात्विक प्रकार का खनिजों का मिश्रण है। तो ये कोई प्रकार की धातु नहीं है, कोई प्रकार का विशेषता खनिज है, तो ये है खनिजों का मिश्रण है। ठीक है, क्या चीज है, मिश्रण है, और वो भी अधात्विक खनिजों का। अब अपन पढ़ते हैं सेलों के प्रकार। ठीक है, एक और चीज है ध्यान रखना, और इसमें अपन खनिज पढ़ा, और खनिज में उनका जो डिफरेंट है, एक मोहोविसिक नाम का व्यक्ति था, उसने मोह स्केल दी थी। मोह स्केल आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन रूप में कि मोह स्केल संबंधित है, तो ये ध्यान रहे, ये जितने भी धातु है, धातु की या जो तत्व रूप में है, ठीक है, धातु की कठोरता का मापन किया जाता है इसमें। मोह स्केल है, इसके अंदर किस चीज का मापन किया जाता है, धातु की कठोरता का, मुख्यतः ध्यान रखें उनसे कठोरता का। और इसके आधार पर एनसीईआरटी के अंदर 10 प्रकार के धातु दे रखे हैं, और उनमें सबसे कम जो कठोर है या मुलायम प्रकार के है, तो उसमें दे रखा है टैल्क। क्या है, टैल्क। उसके बाद जिप्सम, और जिप्सम के बाद दे रखा है कैल्साइट। ठीक है, जबकि सबसे कठोरतम प्रकार का जो धातु है वो दे रखा है हीरा। ठीक है, आपने पढ़ा होगा शुरू से ही, हीरा है। ठीक है, कोरंडम है, कोरंडेम है, क्वार्टज है, टोपाज है। ये बहुत ही अधिक मात्रा में कठोर धातु है, यानी कि अधात्विक प्रकार के, जैसे हीरा है, कोरंडम है, क्वार्ट्ज है, टोपाज है। या आपने देखा होगा नगीनों में इनका उपयोग लिया जाता है, आभूषणों के अंदर। ठीक है, तो अपने को ध्यान रखना है, सबसे जो मुलायम धातु है वो टैल्क, जिप्सम, कैल्साइट, ये क्रमशः है। सबसे अधिक टैल्क मुलायम है, उससे ज़्यादा थोड़ी कठोर में जिप्सम है, उससे थोड़ी कठोर में कैल्साइट है। सबसे कठोरतम धातु पूछे तो वो हीरा है, उसके बाद कोरंडम है, उसके बाद क्वार्टज है, उसके बाद टोपाज है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है मोह स्केल किससे संबंधित है, ये धात्विक चीजों की कठोरता ज्ञात की जाती है इनसे, या कठोरता का मापन किया जाता है। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं सेलों के प्रकार। अपन प्रकार दे रखा है, तो निर्माण विधि के आधार पर या निर्माण के आधार पर, निर्माण के आधार पर या निर्माण प्रक्रिया है उनकी कैसे हुई, निर्माण कैसे हुआ चट्टानों का, उनके आधार पर चट्टानों के या सेलों के प्रकार पढ़ते हैं। तो 3 प्रकार की, कितने प्रकार की है, 3 प्रकार की। सबसे पहले लिखिए आग्नेय, आग्नेय चट्टान। ठीक, उसके बाद दूसरी अवसादी चट्टान। ठीक है, और कायांतरित चट्टान। किसके आधार पर पढ़ रहे हैं, निर्माण विधि के आधार पर या निर्माण प्रक्रिया के आधार पर। निर्माण प्रक्रिया के आधार पर कितने प्रकार की, 3 प्रकार की, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतरित चट्टान। इनको इग्नियस रॉक बोलते हैं। इग्नियस, ये एक लैटिन भाषा का शब्द है, इग्निस। क्या शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द कौन सा, इग्निस, और इग्निस का शाब्दिक अर्थ होता है अग्नि। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है आग्नेय चट्टान का जो शब्द है वो किस शब्द से या किस लैटिन भाषा के शब्द से बना है, तो वो इग्निस, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, अग्नि।
तो इसका अग्नि कैसे हुआ, यानी कि इस आग्नेय चट्टान का जो निर्माण है या इनकी निर्माण की प्रक्रिया है ये ज्वालामुखी के मैग्मा और लावे से निर्मित होती है। इसका निर्माण किससे होता है, ज्वालामुखी, मैग्मा एवं लावा। ये आपने एक सीरीज में पढ़ रखा है, अलग से ज्वालामुखी टॉपिक दे रखा है, तो उसमें पढ़ा था अपन ने ज्वालामुखी धरातल के आंतरिक भागों के अंदर जो पदार्थ है ताप और दाब के कारण तरल या द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, और किसी जो कमजोर शैल होती है, कमजोर धरातल की चट्टान है, उसको तोड़ करके एक छिद्र से मैग्मा है वो बाहर धरातल पर आ जाता है। ठीक है, आंतरिक भाग में जो तरल अवस्था में पदार्थ रहता है, उस तरल अवस्था जो पदार्थ की तरल अवस्था उसको मैग्मा बोलते हैं, और जब धरातल पर आकर के वो चीज़ें ठंडी होकर के जम जाती है तो उसको लावा बोलते हैं। और वो जमी हुई जो चट्टान है वो कौन सी चट्टान है, आग्नेय चट्टान, यानी कि ये प्राथमिक प्रकार की चट्टान है। किस प्रकार की चट्टान है, प्राथमिक प्रकार की। ये चीज़ें ज्ञात हो गई। ठीक है, दूसरी देखते हैं अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान को बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री, जो कि लैटिन भाषा का शब्द है सेडीमेंट। ठीक है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है व्यवस्थित होना, यानी कि किसी प्रकार से ऐसे आंतरिक और बाह्य बलों से प्रभावित होकर के व्यवस्थित हो जाना, एक परत के रूप में जम जाना। यानी कि ये जो धात्विक खनिज जो प्राथमिक शैलें निर्मित हुई है उनका अपर्दन और अपक्षय अपर्दन और निक्षेपण की जो क्रिया है, जो आगे अपन अगली यूनिट में पढ़ेंगे, स्थल आकृति के विकास से संबंधित, तो उनके अपक्षय अपर्दन और निक्षेपण से जो व्यवस्थित होकर के चट्टानों का निर्माण होता है वो अवसादी प्रकार की। इसका मतलब है ये द्वितीयक प्रकार की चट्टान है। किस प्रकार की चट्टान है, द्वितीयक प्रकार की। और ये निक्षेपण एक परत के रूप में हो जाता है, इसका मतलब ये परतदार प्रकार की चट्टान है। ठीक है, और ये ज्वालामुखी के कारण हुई थी, लेकिन इसका जो निर्माण है वो अपक्षय अपर्दन और निक्षेपण की क्रिया से। इसमें कौन सी क्रिया हो रही थी, ज्वालामुखी क्रिया, जबकि इसके अंदर अपक्षय अपर्दन और निक्षेपण और कुछ नहीं। ये टर्म ध्यान रखिए, अपक्षय का अर्थ होता है कोई चीज का टूटना। ठीक है, किसी ताप के कारण, किसी दाब के कारण, या कोई और यांत्रिक, ठीक है, या कोई प्रकार का रासायनिक कारण हो। ठीक है, उसके अंदर तापमान, दाब या जल के जो संचय से कोई चीज का टूट जाना अपक्षय कहलाता है। और किसी के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवहन को अपर्दन बोलते हैं। ठीक है, और किसी अन्य स्थान पर जम जाना निक्षेपण बोलते हैं। और उस प्रकार की जो तलछट में तली के रूप में जम जाती है, और दाब के कारण, किसके कारण, दाब के कारण, मुख्यतः दाब के कारण वो एक परत के रूप में जम जाती है, परत के रूप में जम करके स्थिरित हो जाती है। क्या हो जाती है, स्थिरित हो जाती है। और स्थिरित, और इससे प्रकार की जो चट्टान है उस चट्टान को कौन सी चट्टान बोलते हैं, अवसादी। और ये जो प्रक्रिया हुई, कौन सी प्रक्रिया, कि किसी भी चट्टान का टूट करके अपर्दन होकर के निक्षेपण एक दूसरे स्थान पर या अन्य स्थान पर जाकर के तलछट में जम गई, और दाब के कारण वो कठोर हो गई, मजबूत चट्टान का निर्माण हुआ। और ये जो मजबूत चट्टान बनी वो कौन सी चट्टान, अवसादी चट्टान। और ये प्रोसेस, जो प्रक्रिया हुई एक जगह जमने की और फिर कठोर होने की, ये प्रक्रिया कहलाती है शिलीभवन। क्या कहलाती है, शिलीभवन, या उसको बोलते हैं लिथिफिकेशन। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, शिलीभवन प्रक्रिया संबंधित है तो वो अवसादी सेलों के निर्माण से संबंधित प्रक्रिया है। क्या है, अवसादी चट्टानों के निर्माण की एक प्रक्रिया, या लिथिफिकेशन संबंधित है तो अवसादी चट्टानों के निर्माण की प्रक्रिया। ठीक है, होता क्या है, कुछ नहीं, अपक्षय अपर्दन निक्षेपण के कारण तलछट के अंदर कोई चीज जम जाती है, फिर दाब और ताप के कारण वो जम करके मजबूत हो जाती है, और उस कठोरता से एक चट्टान का निर्माण, वो चट्टान कौन सी, अवसादी चट्टान। और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, शिलीभवन या लिथिफिकेशन। ठीक है, अगला देखते हैं अपना कायांतरित चट्टान। ठीक है, ये एक लैटिन शब्द है मेटा प्लस
मॉर्फिक। मेटा का अर्थ होता है रूप और मॉर्फिक का अर्थ होता है परिवर्तित होना, परिवर्तन होना। ठीक है, यानी कि ये जो प्राथमिक प्रकार की और सेकेंडरी, प्राइमरी और सेकेंडरी प्रकार की जो चट्टानें थी, इसके अंदर कौन सी क्रिया होती है? ताप के कारण, दाब के कारण या आयतन। ठीक है, ताप दाब आपने सुन रखा होगा, एनसीईआरटी के अंदर आयतन, ये तीनों चीज दे रखी है। इसके अंदर जो परिवर्तन होता है और परिवर्तन के कारण चट्टानों के भौतिक और रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है, उस प्रकार की जो चट्टानें हैं वो किस प्रकार की चट्टानें होगी? कायांतरित प्रकार की। ठीक है, किस प्रकार की चट्टानें होगी? कायांतरित प्रकार की चट्टानें। किस कारण? सबसे पहली क्रिया कौन सी थी? ज्वालामुखी क्रिया। ज्वालामुखी क्रिया में लावा और मैग्मा से जो निर्मित चट्टान थी तो वो आग्नेय प्रकार की चट्टान। ठीक है, उसके अपक्षय और अपरदन निक्षेपण की जो प्रक्रिया थी उससे निर्मित जो चट्टान थी वो अवसादी प्रकार की। और प्राथमिक और द्वितीय दोनों प्रकार की चट्टानों के ऊपर ताप दाब और आयतन में जब परिवर्तन होता है या उनका प्रभाव पड़ता है तो कोई नई चट्टान निर्मित होती है, यानी भौतिक और रासायनिक गुणों से अन्य चट्टानों की अपेक्षा और ज्यादा मजबूत होती है। और इस प्रकार की मजबूत वाली चट्टान कौन सी चट्टान? कायांतरित चट्टान। ठीक है, अब अपन इसको अलग से देखते हैं कि इनके प्रकार क्या क्या है। ठीक है, जैसे देखते हैं आग्नेय चट्टान। आग्नेय आग्नेय चट्टान है, इसमें सिलिका की मात्रा के आधार पर देखते हैं। सिलिका की मात्रा के आधार पर, सिलिका की मात्रा के आधार पर चट्टानें दो प्रकार की होती है। ठीक है, एक तो अम्लीय प्रकार की और एक क्षारीय प्रकार की। क्षारीय यानी कि सिलिका की मात्रा जिसमें अधिक है वो अम्लीय प्रकार की चट्टान है, जबकि सिलिका की मात्रा कम है, ठीक है, तो वो क्षारीय प्रकार की चट्टान है। ठीक है, ये तो हो गया सिलिका का आधार। अगला है रासायनिक संगठन के आधार पर। रासायनिक संगठन के आधार पर भी आग्नेय चट्टानें दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक को बोलते हैं फेल्सिक और दूसरी को बोलते हैं मैफिक। फेल्सिक, ये दो प्रकार के जो खनिज है उन खनिजों का कीवर्ड लिया है। जैसे फेल्सिक के अंदर होता है फेल्सपार और सिलिकेट। क्या होते हैं? सिलिकेट। इसकी अधिकता वाले जो चट्टान है आग्नेय प्रकार की उसको बोलते हैं फेल्सिक चट्टान। ठीक है, जबकि मैफिक के अंदर होता है मैग्नीशियम प्लस फेरस। ठीक है, मैफिक मैग्नीशियम और फेरस या लोहा, ये जो चट्टानें हैं वो मैफिक प्रकार की चट्टानें। ठीक है, और अवस्थिति के आधार पर, तो अवस्थिति के आधार पर अपन ने ज्वालामुखी से निर्मित चट्टानें पढ़ी थी, आंतरिक और बाह्य। आंतरिक भागों के अंदर, धरातल के आंतरिक भागों के अंदर जब चट्टानें धीरे धीरे ठंडी होती है तो उसके अंदर रवे बनते हैं या छोटे छोटे कणों का निर्माण हो जाता है। और कणदार जो चट्टानें होती है वो आग्नेय चट्टानें होती है, जिसके अंदर अपन ने पढ़ा था बेतोलिथ है, लेकोलिथ है, फेकोलिथ है, सिल है, डाइक है, इस प्रकार की कुछ चट्टानें थी। या फिर बाह्य अवस्थिति के आंतरिक भागों में ये होगी, बाह्य अवस्थिति में अपन शंकु प्रकार की है, टप है या क्लास्टोबेरिट है, ब्रेशिया है, इस प्रकार की कुछ चट्टानें अपन ने पढ़ी थी। तो अपने तो चट्टानों के प्रकार दे रखे हैं, तो चट्टानों के प्रकार के अंदर तीन प्रकार की चट्टानें पढ़, लेकिन इसके अंदर अंदरूनी चीजें पूछ ले तो जैसे सिलिका के आधार पर जो अम्लीय या क्षारीय प्रकार की है और रासायनिक आधार पर फेल्सिक और मैफिक प्रकार की चट्टानें। ठीक है, अगली देख लीजिए अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान है, इसका भी निर्माण प्रक्रिया है जैसे यांत्रिक प्रकार से हो सकता है। ठीक है, यांत्रिक प्रकार से कैसे? कि उस पर कोई बल कार्य किया और कोई चीज टूट गई और अन्य स्थान पर जाकर के जम गई या वो वहीं निक्षेपित हो गई। तो यांत्रिक प्रकार की चट्टानों के जैसे अंदर बालू का पत्थर है जो लाइमस्टोन है, ये उनके छोटे छोटे कंकड़ पत्थर है। मेनली इसके अंदर अपन देख सकते हैं रेत का एग्जाम्पल। ठीक है, जो
सैंड होती है अपन नदी के जो निक्षेपण के स्थान पर देखते हैं, या नदी का जो बहाव कम होता है उस स्थान पर अपन कंस्ट्रक्शन के अंदर यूज लेते हैं बजरी सैंड। ये किस प्रकार की जो चट्टान है मुख्यतः यांत्रिक प्रकार से निर्मित है, ठीक है, यानी कि किस ताप और दाब या घर्षण की वजह से कोई चीजें टूट करके बारीक हो गई है, वो पत्थरों के बहुत बड़े रूपों का ठीक धीरे धीरे टूट करके निर्मित हुई है, ठीक है, यांत्रिक प्रकार की। फिर है रासायनिक प्रकार। रासायनिक प्रकार के अंदर है मुख्यतः जल, ठीक है, और जल के तापमान या तो तापमान के कारण या जल के घुलन से, अपन अगले जो टॉपिक है उसमें पढ़ेंगे जो कार्बोनीकरण है, ठीक है, या हाइड्रोजन की क्रिया से कम हो जाते उस रासायनिक प्रकार की, ठीक है, उसके अंदर है जैसे चूना पत्थर है, चूना पत्थर का निर्माण हुआ, या जो चट्टानी नमक है, चट्टानी नमक जिसमें सेंधा नमक आता है, इसका निर्माण रासायनिक क्रिया से हुआ। और किस प्रकार की चट्टानें हैं, औषधि प्रकार की चट्टानें। या जिप्सम है, एक है डोलेमाइट, डोलेमाइट प्रकार की चट्टानें। तो ये किस प्रकार की चट्टानें हैं, औषधि प्रकार की चट्टानें। ध्यान रहे एक शब्द आ सकता है डोलेराइट और डोलेमाइट, इसमें अंतर है देखना। डोलेमाइट प्रकार की जो चट्टानें हैं वो औषधि प्रकार की चट्टानें, जबकि राइट प्रकार की चट्टानें हैं वो आग्नेय प्रकार की है, ठीक है, ये आग्नेय प्रकार की चट्टानें हैं। तो इन दोनों में अंतर ध्यान रखना। फिर है अपन पढ़ते हैं कायंत्रित चट्टान। अभी तक अपन प्रकार पढ़ रहे हैं, ठीक है। कायंत्रित चट्टानें, कायंत्रित चट्टानों का निर्माण भी दो प्रक्रिया से होता है। एक तो यांत्रिक प्रकार, यांत्रिक रूप से, यानी कि किसी प्रकार का रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, यांत्रिक प्रकार से ही उनका निर्माण हो जाता है। तो वो जो कायंत्रित चट्टानें बनती है वो है गतिशील अवस्था में, यानी कि कायंत्रण चट्टान, जो कायंत्रित चट्टान है उसका निर्माण गतिशील अवस्था में होता है। तो वो किस गतिविधि के कारण होता है, किस कारण होता है, यांत्रिक कारण, ठीक है। जबकि एक होता है उष्मीय, यानी कि तापमान बढ़ जाने के कारण, तापमान अथवा दाब बढ़ जाने के कारण जिस चट्टान का निर्माण होता है वो भी कायंत्रित चट्टानें हैं। इसके अंदर हम दो कारण है मुख्यतः, एक ताप के कारण है, दूसरी दाब के कारण है, ठीक है। तो ताप के कारण जो बनेगी वो है संपर्क कायांतरणीय। किस प्रकार की चट्टान है, संपर्क कायांतरणीय। जबकि दाब के कारण बनेगी वो है प्रादेशिक प्रकार की। इसको ऐसे समझो आप कि ये धरातल है, धरातल के आंतरिक भागों के अंदर ये मैग्मा है, ठीक है, ये द्रव अवस्था में या तरल अवस्था में, ठीक है, पिघली हुई अवस्था में है। लेकिन कोई धरातल की कमजोर परत थी या कमजोर चट्टान है, इनको तोड़ करके लावा यहाँ से उद्गारित हुआ और धरातल की ओर आ गया, जिस धरातल के ऊपर आ गया, और ये यहाँ आकर के जम गया, यहाँ आकर के जम गया। तो ये तो किस रूप में है, एक गतिशील अवस्था में लावा है, और लावा है वो गर्म है, गर्म होने के। जबकि यहाँ पर एक कोई स्थिर चट्टान है, किस प्रकार की चट्टान है, स्थिर, कोई अवसादी है या अग्नि प्रकार की चट्टान है और स्थिर अवस्था में पड़ी है। लेकिन जैसे ये मैग्मा के संपर्क में आई तो ये चट्टान गर्म हो गई। गर्म हो जाने के कारण इसके रासायनिक और भौतिक गुण हैं वो परिवर्तित हो गए, परिवर्तित होकर के ये और ज़्यादा मजबूत चट्टान बन गई। इसका मतलब ये किससे बनी है, संपर्क से बनी है। संपर्क किसका, तापमान का, ठीक है। तापमान कहाँ से हुआ, तो ज्वालामुखी से, ठीक है। एक ध्यान रहे, ज्वालामुखी से निर्मित चट्टान कौन सी है, अग्नि चट्टान। लेकिन ज्वालामुखी लावे से जो प्रभावित होकर के चट्टान बनी है या तापमान बढ़ जाने के कारण, तो वो कायंत्रित चट्टान है। ये चीज ध्यान रहे। अब देखते हैं एक स्थिर चट्टान, ये संपर्क से बनी तो ये ताप के कारण बनी है, ठीक है। और ये छोटे स्तर की चट्टान है, क्योंकि बहुत जो वीवर होता है यानी कि ज्वालामुखी लावा का जो मार्ग है उसके अंदर संपर्क, ठीक उसके पास वाली चट्टान ही प्रभावित होगी, उससे ठीक दूरी पर जाने पर वो चट्टानें प्रभावित नहीं होगी। यानी कि एक छोटे स्तर की चट्टानें हैं वो परिवर्तित होती है। मुख्य कारण क्या है, ताप, और ताप का स्रोत क्या है, ज्वालामुखी क्रिया, ठीक है। उसके कारण जो स्थिर चट्टानों में परिवर्तन हुआ तो वो किस प्रकार का कायंत्रण हुआ, संपर्क प्रकार का। दूसरा देखते हैं प्रादेशिक। अब देखते हैं कि जैसे ये ज्वालामुखी
से ये लावा यहाँ प्रवाहित हो गया और बहुत बड़े भूभाग पर फैल करके यहाँ जम गया। यहाँ जम जाने के कारण यहाँ जो स्थिर प्रकार की चट्टानें थी इसके ऊपर दाब बढ़ गया। क्या बढ़ गया? दाब बढ़ गया। और दाब बढ़ जाने के कारण इसके रासायनिक और भौतिक गुण परिवर्तित हो गए और ज़्यादा मजबूत या अन्य गुण वाली कोई चट्टान बनी। तो वो किस प्रकार की चट्टान कहलाई? कायांतरित। और किस रूप में? कारण क्या है? दाब। और वो प्रादेशिक प्रकार की चट्टान है। ठीक है, ये चट्टानों के प्रकार पढ़े अपन ने। अब पढ़ते हैं इसकी विशेषताएं। सिलेबस में दे रखा विशेषताएं, ठीक है, तीनों एक साथ लिख दीजिए। आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। अपन ने पढ़ा था कि निर्माण इसका ज्वालामुखी क्रिया से होता है, मैग्मा और लावा से निर्मित होती है, अर्थात ये प्राथमिक प्रकार की सेल है। किस प्रकार की है? प्राथमिक प्रकार की। ठीक है, ज्वालामुखी लावा से निर्मित हो जाने के कारण ये बहुत ही ज्यादा कठोर होती है। क्या होती है? कठोर। कठोरता के कारण इसमें किसी प्रकार का पारगम्य चीजें नहीं होती। इसका मतलब ये अपारगम्य प्रकार की चट्टान है। किस प्रकार की चट्टान है? अपारगम्य। इसका मतलब इसमें किसी प्रकार के जॉइंट है वो नहीं पाए जाते। ठीक है, जॉइंट नहीं पाए जाते हैं। जॉइंट नहीं पाए जाते हैं, अपारगम्य है। इसका मतलब इसमें किसी प्रकार का जीवाश्म नहीं होता, यानी कि जीवाश्म की इसमें क्या रहती है? अनुपस्थित रहती है। तो इसकी विशेषता हम देखो कि भाई ये प्राथमिक प्रकार की है और ज्वालामुखी निर्माण, भाई ज्वालामुखी क्रिया से ये निर्मित हुई है। इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा कठोर है और कठोर होने के कारण अपारगम्य है। इसका मतलब इसमें किसी प्रकार के जॉइंट नहीं पाए जाते हैं। नहीं पाए जाने के कारण जो ये इसमें किसी प्रकार के जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। तो इसमें क्या पाया जाता है? तो इसमें धात्विक प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? धात्विक प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरी मेनली यही ध्यान रखना है कि ये अपारगम्य और कठोर है और जीवाश्म नहीं पाए जाते और प्राथमिक प्रकार की चट्टान, यही इसकी मूलतः विशेषता है। ठीक है, दूसरी ये द्वितीयक प्रकार की है। जस्ट अपने निर्माण प्रक्रिया पढ़ी थी कि ये जो अपक्षय अपर्दन और निक्षेपण के कारण निर्मित होती है। ठीक है, और प्राथमिक चट्टानों का ये अपर्दन और निक्षेपण होता है, उससे निर्मित है। और उससे निर्मित होने के कारण ये मुलायम है की अपेक्षा अवसादी चट्टान होती है वो मुलायम प्रकार की चट्टान होती है। किस प्रकार की होती है? मुलायम। और मुलायम और ये एक परत के रूप में या स्थिरित रूप में जमती है, इस कारण ये पारगम्य प्रकार की है। पारगम्य अर्थात इसमें आपस में क्या पाए जाते हैं? जॉइंट पाए जाते हैं। ठीक है, एक धारीदार रूप में आप एक चट्टान के बीच में या दूसरी चट्टान के बीच में धारियां पाई जाती है, यानी कि जॉइंट अपने को देखने को मिलता है। इसका मतलब इसके अंदर क्या पाया जाता है? जीवाश्म पाया जाता है। क्या पाए जाते हैं? जीवाश्म, मेन यही। और एक है ये परतदार है। ठीक है, मुख्यतः विशेषता इसकी परतदार है और जीवाश्म है। ये दो चीज ध्यान रखनी है, बाकी ध्यान रहे तो ठीक है कंपेरेटिव, लेकिन ये परतदार है और जीवाश्म पाए जाते हैं। ये किसकी विशेषता है? तो ये अवसादी चट्टान होगा। और ताप, दाब और आयतन के कारण प्राथमिक और द्वितीयक सेलों के अंदर या चट्टानों के अंदर परिवर्तित होना, उनका रूप परिवर्तित हो जाता है। तो उससे जो निर्मित चट्टानें हैं वो किस प्रकार की चट्टानें हैं? कायांतरित प्रकार की। कारण क्या है? इसमें ताप है, दाब है और आयतन है। ठीक, इसके अंदर परिवर्तन होता है तो उनके भौतिक और रासायनिक गुण भी परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर बैंडेड प्रकार की सेल है। किस प्रकार की सेलें हैं? बैंडेड प्रकार की। और वो पत्रित रूप में, पत्रित या एक रेखांकन रूप में चट्टानें पाई जाती है। और ये प्राथमिक और द्वितीय की अपेक्षा बहुत अधिक कठोर होती है। क्या होती है? अधिक कठोर होती है। ये इनकी विशेषताएं हैं। ठीक है, तो ये अपन ने पढ़ा क्या? प्रकार और इनकी विशेषताएं। अब आप एनसीईआरटी में देखोगे तो उसमें एक दे रखा है सेल चक्र। क्या दे रखा है? सेल चक्र। सेल चक्र क्या है? तो उसको ऐसे समझो, ठीक है, जैसे कि ये धरातल है और यहां से अपन देखते हैं कि धरातल के नीचे से कोई ज्वालामुखी क्रिया के कारण यहां आकर के ज्वालामुखी लावा से यहाँ एक पर्वत का निर्माण हो गया।
किस चीज का निर्माण हुआ? पर्वत का। इसका मतलब ये किस प्रकार की चट्टानें? अग्नि प्रकार की चट्टानें। ठीक है, और पर्वत का निर्माण हुआ, अग्नि चट्टानों का निर्माण हुआ, लेकिन इस पर कुछ बाह्य बल कार्य किए। ठीक है, और उसमें बाह्य बल के कारण ये चट्टानें धीरे धीरे टूटने हुई या संरक्षित होनी, जो क्षरण होनी शुरू हुई। ठीक है, क्षरण होने के कारण यहाँ से ये चीज़ें टूट करके छोटे छोटे कणों में हो गई, और इस ये अपर्दन की क्रिया के कारण धीरे धीरे ये आकर के इनकी तली के अंदर जम गई। पर्वतों की तली भागों में या मैदानी भागों में ये यहाँ जम गई, और जम जाने के कारण फिर यहाँ दाब के कारण ये एक रेखा के रूप में या परत के रूप में जम गई। ठीक है, दाब बढ़ जाने के कारण इसने कठोरता प्राप्त की और एक परत के रूप में जम गई। और अभी पढ़ा अपन ने विशेषता में कि परतदार प्रकार की जो चट्टानें हैं वो किस प्रकार की चट्टानें? अवसादी प्रकार की चट्टानें। अवसादी प्रकार की चट्टानें हैं। ठीक है, और इस अवसादी प्रकार की अब प्राथमिक और द्वितीयक आग्नेय अवसादी दोनों प्रकार की चट्टानों के ऊपर कौन सी क्रिया हुई? जैसे ताप बढ़ गया और दाब बढ़ गया या आयतन में कोई परिवर्तन हुआ। ठीक है, यानी कि यहाँ बहुत सारी प्रकार की चट्टानें जम जाने के कारण यहाँ की जो नीचे की चट्टानें थी जो स्थिर अवस्था में, उसके ऊपर क्या ताप और दाब बढ़ गया या आयतन में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हो गया। परिवर्तित होने के कारण ये बहुत ज़्यादा कठोर हो गई, और कठोरता हासिल करने के बाद ये इसका कायन भौतिक गुण परिवर्तन हो गए या रासायनिक, तो इसका क्या हो गया? कायांतरण। और ये किस प्रकार की चट्टानों का निर्माण हो गया? कायांतरित चट्टानों का। अब देखिए, आग्नेय चट्टान, आग्नेय से अवसादी बनी और इनके ऊपर ताप दाब आयतन में परिवर्तन हुआ, तो एक रूप परिवर्तित वाली चट्टान बनी कायांतरित चट्टान। ठीक है, वो की वो क्रिया हो रही है, वो के वो पदार्थ है, लेकिन कुछ बाह्य बल काम कर रहे हैं, उनसे इन चट्टानों के रूप में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, और फिर ये बहुत अधिक मात्रा में इसके ऊपर दबाव बढ़ेगा, तो दबाव बढ़ जाने के कारण तापमान भी बढ़ जाएगा, और तापमान से ये बढ़ जाने के कारण ये तरल अवस्था में आ जाएगी। किस रूप में आ जाएगी? तरल, यानी कि वो द्रवित अवस्था में, या वो मैग्मा है वो मैग्मा का रूप धारण कर लेगी, यानी कि पिघल करके वो वापस मैग्मा बन जाएगी। ठीक है, और मैग्मा बन जाने के कारण वही फिर क्रिया ज्वालामुखी क्रिया, और पुनः किस चट्टान का निर्माण? आग्नेय चट्टान। और इस प्रकार से ये एक चक्र के रूप में जब चट्टानों का निर्माण होता है तो ये क्या कहलाता है? सेल चक्र कहलाता है। इसके अंदर कुछ चट्टानों के एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं अपन कि भाई कौन सी चट्टान से प्रभावित होकर कौन सी चट्टानों का निर्माण होता है। सबसे पहले देखते हैं आग्नेय चट्टान, और आग्नेय चट्टानों से कायांतरित चट्टान। ठीक है, आग्नेय चट्टानों के अंदर बहुत ऐसे एग्जाम्पल पढ़ते हैं अपन, ग्रेनाइट, ठीक है, या गेब्रो या बेसाल्ट। ठीक है, ग्रेनाइट जब कायांतरित रूप में होती है तो वो नीस प्रकार की चट्टान बन जाती है। किस प्रकार की चट्टान बनती है? नीस प्रकार की। गेब्रो जब कायांतरित होती है तो वो सरपेंटाइन प्रकार की चट्टान बन जाती है, जबकि बेसाल्ट है वो एम्फीबोलाइट प्रकार की चट्टान बन जाती है। किस प्रकार की चट्टान? एम्फीबोलाइट। आपसे सम्मिलित करने वाले या असत्य वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, निम्न में से आग्नेय चट्टान से कायांतरित चट्टान के एग्जाम्पल नहीं है। तो इसके अंदर 3 दे रखा है, ग्रेनाइट के आगे नीस दे दिया, गेब्रो के आगे सरपेंटाइन दे दिया, और बसाल्ट के आगे एम्फीबोलाइट दे दिया, और फिर एक दे दिया सेल, और इसका दे दिया स्लेट। तो ध्यान रहे, सेल से जो स्लेट बना है ये किस प्रकार की चट्टान का एग्जाम्पल है? अवसादी प्रकार की चट्टानों का। ठीक है, स्लेट से फिर सिस्ट का निर्माण होता है। इसका मतलब इसका कायांतरण हो चुका है, और कायांतरित चट्टान से पुनः कायांतरण हुआ तो वो सिस्ट प्रकार की, और सिस्ट से बनता है फाइलाइट, यानी कि सबसे बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में जो कठोर है वो फाइलाइट है। तो सेल से स्लेट तो बन गया, ये कायांतरित होने के बाद भी कायांतरित हो सकती है, तो स्लेट से सिस्ट बन गया, सिस्ट से फाइलाइट बन गया। ठीक है, ये एग्जाम्पल आग्नेय चट्टान से है, और उसमें एक एग्जाम्पल अपने कायांतरित से कायांतरित का देख लिया। अगला देखते हैं अवसादी चट्टान का। अवसादी चट्टान है, अवसादी के अंदर अपन देखते हैं चूना पत्थर है।
ठीक है। चूना पत्थर के ऊपर दाब बढ़ जाता है तो वो संगमरमर का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण होता है? संगमरमर का। एक अपन देखते हैं सैंडस्टोन या बलुआ पत्थर। तो बलुआ पत्थर जब ताप और दाब के कारण प्रभावित होता है तो वो बन जाता है क्वार्टजाइट। ठीक है, क्वार्टजाइट। तो ये कुछ औषधि प्रकार की चट्टान निर्माण है। ठीक है, फिर अपन देखते हैं कायांतरित चट्टान। कायांतरित से कायांतरित, ठीक है। और कायांतरित से कायांतरण के अंदर देखते हैं अपन जो कोयला था, जो औषधि प्रकार की चट्टान है, ठीक है। जो कोयला के ऊपर जब दबाव बढ़ता है तो ये ग्रेफाइट बन जाता है। क्या बन जाता है? ग्रेफाइट। तो ये ग्रेफाइट किस प्रकार की चट्टान? कायांतरित। लेकिन जब इसके ऊपर दबाव और अधिक बढ़ जाता है तो ग्रेफाइट ही किस में कन्वर्ट हो जाता है? हीरे में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। एक अभी अपन ने पढ़ा शिस्ट प्रकार की चट्टान जो कि कायांतरित हो चुकी है। शिस्ट से फाइलाइट बनता है। क्या बनता है? फाइलाइट। तो इस प्रकार की कुछ चट्टानें, या एक सिंगल एग्जांपल है कॉन्ग्लोमेरेट। कॉन्ग्लोमेरेट ये किस प्रकार की चट्टान है? तो ध्यान रखना, कॉन्ग्लोमेरेट एक प्रकार की कायांतरित चट्टान है और इसका निर्माण है वो क्वार्टज से हुआ है। ठीक है, क्वार्टजाइट से या क्वार्टजाइट। क्वार्टजाइट अभी अपने औषधि चट्टानों से कायांतरित के रूप में पढ़ा। तो ये कॉन्ग्लोमेरेट एक प्रकार की क्वार्टजाइट चट्टान है, क्वार्टजाइट से निर्मित है, जो कि कायांतरित चट्टानों के एग्जाम्पल है। ठीक है, इसके अंदर मुख्यतः अपने चीज सेल, उनके प्रकार और उनकी विशेषता पढ़ लिया। एक चीज आप ध्यान रखें, अपने शुरुआत में पढ़ा था भूपरपट्टी। ठीक है, भूपरपट्टी का निर्माण किससे हुआ है? सेलों से निर्माण हुआ। और सेलों में क्या है? अत्यधिक मात्रा में खनिज है, मतलब हम उन खनिज से ही उनका निर्माण हुआ है। और खनिजों के प्रकार पढ़े, उसके अंदर दो जो मौलिक खनिज थे, फेल्ड्सपार है और क्वार्टजाइट है। ठीक है, लेकिन भूपरपट्टी का निर्माण अपन ने पहले एक क्लास में पढ़ लिया था कि इसमें तत्वों की मात्रा। ठीक है, तो भूपरपट्टी, बात किसकी हो रही है? भूपरपट्टी की। क्वेश्चन संपूर्ण पृथ्वी के बारे में पूछा जा सकता है या केवल भूपरपट्टी के बारे में पूछा जा सकता है। यहाँ चीजें भूपरपट्टी के बारे में दे रखी है एनसीईआरटी में शुरुआत में ही कि इस भूपरपट्टी का 98% भाग, कितना? 98% भाग है वो 8 प्रकार के तत्वों से बना है। किससे निर्मित है? 8 प्रकार के तत्वों से। और वो 8 प्रकार के जो तत्व है उन वो मात्रा के अनुसार लिखा हुआ है। सबसे अधिक मात्रा में भूपरपट्टी पर पाया जाने वाला तत्व है वो है ऑक्सीजन। कौन सा है? ऑक्सीजन। ध्यान रहे, सबसे ज्यादा अपने को किस चीज की आवश्यकता होती है? प्राण वायु की आवश्यकता होती है। बिना वायु के आदमी जिंदा नहीं रह सकता, यानी कि कोई प्रकार की सजीव जो है, सजीव के लिए ऑक्सीजन प्राणवायु का काम करती है और प्राणवायु सबसे अधिक आवश्यकता वाली है। तो इसका मतलब भूपृष्ठ पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा? ऑक्सीजन। ओ से ऑक्सीजन, सी से दूसरा ही ले लो सिलिकेट। क्या ले लिया? सिलिकेट। तो सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद सी से बना गया सिलिकेट। इनको अल्फाबेट में जमा दो। किस रूप में जमा दो? अल्फाबेट में। अल्फाबेट का मतलब AL और FE, अल्फा, ऐसे याद रखो। अल्फाबेट यानी कि एल्यूमिनियम और फेरस या लोहा। ठीक है, 4 हो गई। ऑक्सीजन, सी से सिलिकेट, फिर उसको अल्फाबेट के अंदर अल्फा के रूप में तो यानी कि एल्यूमिनियम और लोहा। फिर अगला है 2 लवण ले लिए, एक कैल्शियम ले लिया और एक सोडियम ले लिया। कैल्शियम और सोडियम याद करो कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद सी से सिलिकेट, फिर अल्फा के अंदर उनको जमाना है यानी कि एल्यूमिनियम है और फेरस है यानी कि लोहा। उसको 2 प्रकार के लवण लिए, क्या कौन से? कैल्शियम और सोडियम। कैल्शियम और सोडियम, और इनको क्या करना है? कम करना है। के और एम, कम। ठीक है, के एम। के से हो गया पोटेशियम और एम से जी मैग्नीशियम।
तो भूपर पट्टी के 8 तत्व जो 98% भाग होते हैं जो इन तत्वों से निर्मित है, जिसमें सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन है, फिर सिलिकेट है, उसके बाद एल्यूमिनियम है और फेरस लोहा है, उसके बाद कैल्शियम, और कैल्शियम के बाद सोडियम, सोडियम के बाद पोटेशियम और मैग्नीशियम। ये 8 प्रकार के तत्व 98% भूपर पट्टी का निर्माण करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है संपूर्ण पृथ्वी के संदर्भ में, संपूर्ण पृथ्वी के संदर्भ में, तो संपूर्ण पृथ्वी के अंदर सबसे अधिक मात्रा में जो तत्व पाया जाता है वो है लोहा, और उसके बाद में है ऑक्सीजन। बात किसकी हो रही है? तत्व की, ध्यान रखना। ठीक है, तीसरा है वही सिलिकेट, और भूपर पट्टी पर सबसे लास्ट में पड़ा था मैग्नीशियम, वो संपूर्ण पृथ्वी में चौथे नंबर का है मैग्नीशियम। तो ये कुछ फैक्ट थे जो एनसीईआरटी के अंदर एज इट इज दे रखे हैं, उसमें से लिखा है। ठीक है, और आपकी तैयारी निरंतर जारी होगी, रिवीजन अच्छा से चल रहा होगा। आप इस सीरीज़ को अधिक से अधिक देख करके लाइक और शेयर करते रहिए और अपनी तैयारी को निरंतर बनाए रखें। धन्यवाद।